तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर 5 ऑफ ज्योग्राफी। अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो चैप्टर है उसमें इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं उसके बारे में ही मेन चीज़ है। ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 63 से। 63 से प्रोडक्शन जो ऊपर का पैराग्राफ है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सेकंड पैराग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, शुगर फ्रॉम शुगर केन, आयरन फ्रॉम स्टील, iron and steel from iron ore, and aluminum from bauxite? Do you know that some types of clothes are manufactured from yarn, which itself is industrial product? अभी क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन आपको दिया है वो मैं समझाता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटीज़ में रॉ मटेरियल से एक प्रोसेस थ्रू उसको बनाना, उसको ही मैन्युफैक्चरिंग कहता है। ठीक है, रॉ प्रोडक्ट से हम ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को हम बनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आया? यही है मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन है। पीपल एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। The workers employed in steel factories, cars, breweries, textile industry, bakeries, etc. fall into categories. Some people are employed in providing services. In this chapter, we are mainly concerned with manufacturing industries which fall in the secondary sector. ठीक है, हमने पढ़ा था कि कैसे 3 सेक्टर्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ के, उसमें से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे जो रॉ मटेरियल होता है वो रॉ मटेरियल पहले ही मैन्युफैक्चर्ड होता है, वो रॉ मटेरियल से कोई फिनिश गुड बनाना है। मतलब अगर मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ तो शुगर केन का फार्मिंग हो गया है, वो एग्रीकल्चर फर्स्ट सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर में आ गया। तो शुगर से हम शुगर केन कैसे बनाते हैं वो एक इंडस्ट्री में पूरा प्रोसेस होता है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, उसी चीज़ वो सेकेंडरी सेक्टर के बारे में ही आज हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज़ मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एक कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वो कितने डेवलप हो रहे हैं उसी हिसाब से उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, एक कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मापी जाती है। ठीक है, हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर, मेनली बिकॉज क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का काम ही नहीं करता, दूसरे लोगों को जो टोटली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे अपने इनकम के लिए, उनको भी सेकेंडरी और थर्ड सेक्टर में जॉब्स देते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम करने का काम भी ये करते हैं। पहला पॉइंट हो गया। Second point is industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty from our country. This was the main philosophy behind public sectors and joint sector ventures in India. It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward area. मतलब क्या है कि सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के वजह से हम अनएम्प्लॉयमेंट और पावर्टी भी कम नहीं करना चाहते। इसमें से इससे एक जो यानी ऐसे ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने जो ऊंच नीच है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि कोई अगर ट्राइबल्स है तो हम ज़्यादा ट्राइबल्स के साथ मिक्स नहीं होंगे, ऐसा तो उनको भी ऊपर लाना है, यानी उनका अपलिफ्टमेंट, ये भी एक टाइप का अच्छा प्रोसेस है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करता है। थर्ड पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपांड्स ट्रेड्स एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ बनती है जो फ़ॉरेन में नहीं बनती है तो हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ से उनका जो फॉरेन का करेंसी है वो हमारे इंडिया में आ सकता है। फोर्थ पॉइंट इज कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल्स इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस। इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल। क्या होता है कि जो कंट्रीज़ उनके वहाँ पर जो रॉ मटेरियल मिल रहा है उसको अगर फिनिश अलग अलग टाइप के फिनिश गुड्स में अगर वो प्रोसेस कर रही है तो उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है एक कंट्री की। ठीक है, कंट्री प्रॉस्पर होते जाती है।
India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. क्यों? क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो प्राइमरी सेक्टर में मिल जाती है, जैसे क्रॉप्स है या तो फिर मिनरल्स और मेटल्स है, ये सब उसको अलग अलग प्रोसेस में कन्वर्ट करके अलग अलग फिनिश गुड्स बनाएंगे तो इंडिया और प्रॉस्पर होगा, ठीक है. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड. फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव given a major boost in agriculture by raising its productivity. They depend on the latter for raw materials and sell their products such as irrigation pumps, fertilizers, insecticide, pesticides, plastics and PVC pipes, machines and tools etc. to the farmers. क्या होता है कि एग्रीकल्चर और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो हैंड इन हैंड चलते हैं. क्यों? क्योंकि देखो सिंपल है, मैं तुम्हें समझाता हूँ ये कैसे पॉसिबल होता है. अगर शुगर केन को तुम्हें शुगर में कन्वर्ट करना है तो इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीन्स में वो कन्वर्ट होगा, लेकिन साथ में ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप करेंगे जहाँ पर जो ये सब जो हमें दिया है जैसे इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, प्लास्टिक और पीवीसी पाइप, ये सब इक्विपमेंट्स है. ये इक्विपमेंट्स और टूल्स का यूज़ होता है एग्रीकल्चर में एक फार्मर को अपना ही यानी अपना जो क्रॉप्स जो हार्वेस्ट है वो हार्वेस्ट बढ़ाने के लिए. तो जितना ज़्यादा हार्वेस्ट निकलेगा उतना ही ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा होगा. वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो शुगर से केन से शुगर बना रही है वो, ठीक है, समझ में आ गया. तो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दोनों साथ में ही चलते हैं हमेशा. दस डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज़ नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चरिस्ट इन इंक्रीजिंग दर प्रोडक्शन बट ऑल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट. एग्रीकल्चरिस्ट को यानी जो फार्मर्स है उनका सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नहीं, उनका काम भी आसान करने का काम करती है, ठीक है. इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव. सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ. और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पार इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट. ओनली देन वी विल बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत है, तो हमें ऐसा गुड्स मैन्युफैक्चर करना है जो इंटरनेशनल मार्केट में जो गुड्स है उसके साथ हम compete कर सके, उनके जितनी क्वालिटी हम दे सके उन लोग को, ठीक है. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी. नेशनल इकोनॉमी को इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या कंट्रीब्यूट करते हैं वो देखेंगे. ओवर द लास्ट 2 decades द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है स्टैग्नेटेड एट 17% ऑफ GDP. आउट ऑफ टोटल ऑफ 27% ऑफ द इंडस्ट्रीज विच इंक्लूड्स 10% फॉर माइनिंग, क्वारिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस. दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर इट इज 25 to 35%. The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum. The desired growth rate over the next decade is 12%. देखो क्या है, लास्ट 2 डिकेड्स में हमारा जो GDP है उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का शेयर सिर्फ 17% है, बाकी सब एग्रीकल्चर और वो सब पे डिपेंड होता है, ठीक है. तो उसमें से भी वो जो 10% है वो पूरा माइनिंग, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और क्वारिंग उसमें डिपेंडेंट है. अगर ईस्ट एशियन इकोनॉमीज है जैसे जापान और चाइना है या तो फिर साउथ कोरिया है, उसके साथ हम अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा ग्रोथ रेट बहुत कम है. हमारा जो डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट है वो 12% है, लेकिन हमारा अभी जो ग्रोथ रेट है वो 7% ही चल रहा है. हम डिज़ायर कर रहे हैं कि 12% हो जाए. सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम. विद अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस बाय गवर्नमेंट एंड renewed efforts by the industry to improve productivity, economists predict that the manufacturing can achieve its target over the next decade. The National Manufacturing Competitiveness Council has been set up with this objective. ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना समझो कि हम लोग, हमारी कंट्री सोच रही है कि 12% हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उसके लिए अलग अलग पॉलिसीज़ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर रही है, ठीक है. इंडस्ट्रियल लोकेशन. इंडस्ट्रियल लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए? इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एक्सेट्रा. ठीक है, अभी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको पूछे कि व्हाट इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री या तो फिर व्हाट आर द नीड्स टू सेटअप एन इंडस्ट्री, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि आपको देखना है कि अगर एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसके आसपास रॉ मार्केट कैसा अवेलेबल है, लेबर कैसा अवेलेबल है, कैपिटल मतलब पैसा कैसा अवेलेबल है, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसा अवेलेबल है, और मार्केट, बेचने के लिए मार्केट चाहिए आपके प्रोडक्ट्स के लिए, वो कैसे अवेलेबल है, उस हिसाब से आप सेटअप करोगे. ठीक है, इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दिस फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस. ये सब चीज़ें हर अच्छे क्वालिटी में मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है. कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग
activity tends to locate at most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost. After an industrial activity starts, urbanization follows. क्या होता है कि इसलिए मेन लोग क्या सोचते हैं कि ये सब चीज़ें अगर अप्रोप्रिएटली हमें मिल जाए तो हम वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, या तो फिर अगर नहीं मिल रही है तो उसको उसे कम कॉस्ट में हम उसे परचेज कर सकें, ठीक है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सेटअप होती है वैसे अर्बनाइजेशन वहाँ पर शुरू होता है, ठीक है। समटाइम इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड. Cities provide markets and also provide services such as banking, insurance, labor, transport, labor, consultants, and financial advice to the industry. Many industries tend to come together to make the advantages offered by the urban centers known as agglomeration economies. Gradually, large industrial agglomeration take place. क्या होता है कि इंडस्ट्री जनरली सिटी के आसपास रखने का क्यों सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पर लेबर अच्छे से मिल जाता है, उन्हें सर्विसेज मिल जाती है जैसे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, उन्हें फाइनेंशियल एडवाइस मिल जाता है, उन्हें कंसल्टेंट्स लोग मिल जाते हैं। ये सब चीज़ें सिटी के पास इजीली अवेलेबल होती है, जिसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करना इजी हो जाता है। और अगर इंडस्ट्रीज़ एक से ज़्यादा सेटअप होनी शुरू हो गई तो उसको हम एग्लोमरेशन कहते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन, ठीक, समझ में आ गया। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन प्लेसेस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज स्टेट्स सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एक्सेट्रा. Consequently, there emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by huge agriculture rural hinterland. क्या हुआ कि पहले हम लोग ऐसा सोचते कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे पोर्ट सिटीज़ है कि बाहर हमें जो भी प्रोडक्ट है वो बाहर भेजने हैं, तो उसके लिए इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर ज़्यादा सेटअप होती थी। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि स्लोली क्या हो गया कि एग्रीकल्चरल जो यानी हम ऐसा एरिया है कि जो रूरल एग्रीकल्चर एरिया है जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। द की डिसीजन टू फैक्ट्री लोकेशन इज़ द लीस्ट कॉस्ट. गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. सबसे कम कॉस्ट मिले वही चीज़ पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज जो है ना तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये क्वेश्चन पूछा ही गया है कि तुम कैसे कोई भी इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड करोगे, कैसे उनके कौन से एस्पेक्ट्स पे उसका डिवीजन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड. कौन से रॉ मटेरियल्स यूज्ड हो रहा है, एग्री बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड हो रहा है या तो फिर मिनरल बेस्ड हो रहा है। एग्रीकल्चर बेस्ड में जो एग्रीकल्चर वाले है, वुड है, रबर है, कॉटन, शुगर, वुलन क्लोथ्स, ठीक है, ये सब चीज़। मिनरल बेस्ड मतलब मेटल्स, आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स, ये सब चीज़ है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है अकॉर्डिंग टू द मेन रोल, वो उनका रोल क्या है, क्या वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रही है, या फिर ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो रॉ मटेरियल को खरीद रहे हैं और फिनिश प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। तो अगर ऐसी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल बना रही है तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक एग्जांपल हो गया। ऐसी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बना रही है तो शुगर इंडस्ट्रीज़, फिर टूथपेस्ट की इंडस्ट्रीज़ है, ये सब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना एक यानी इसमें है ना 3 टाइप के होते हैं, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती है कि जो काफ़ी कम पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। मीडियम स्केल में थोड़ा पैसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, कई बार पार्टनर्स भी एक से ज़्यादा होता है। और लार्ज स्केल मतलब बड़ी इंडस्ट्री होती है, बड़ा लेबर वहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि कैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ सेटअप होती है अलग अलग टाइप की। उसमें नेक्स्ट एक पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कौन ओन करता है इंडस्ट्री को। पब्लिक सेक्टर होता है, जैसे पब्लिक ओन कर सकते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर होता है, जैसे या तो एक इंडिविजुअल उसको ओन करता है या तो फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उसको ओन करता है। जॉइंट सेक्टर या तो जॉइंट सेक्टर मतलब पब्लिक भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके खुद के इंडिविजुअल्स भी होते हैं, दोनों का इन्वेस्टमेंट उसमें होता है, तो वो जॉइंट सेक्टर हो गया। और नेक्स्ट होता है कोऑपरेटिव सेक्टर्स। कोऑपरेटिव सेक्टर्स होता है कि वो जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं उसको, वो लोग ज़्यादातर उसके इन्वेस्टर्स होते हैं और वही लोग सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करते हैं उसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो लास्ट उसका हो गया बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, मतलब जो
वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में कैसा रॉ मटेरियल का वेट कितना यूज़ हो रहा है। आयरन एंड स्टील में को हम हैवी इंडस्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी जो रॉ मटेरियल है वो आयरन और स्टील होता है, वो हैवी होता है। लाइट इंडस्ट्रीज होते हैं जो लाइट गुड्स और लाइट मटेरियल्स एज अ एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है, ठीक है। पहले सबसे पहले हम देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर से मिलता है वही हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। उसमें जो आपका नेक्स्ट पेज है, मतलब पेज नंबर 66, उस पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि टेक्सटाइल मतलब जो कपड़े और वो सब रिलेटेड चीज़ें होती है वो बनाने का काम करती है। उसमें वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए, सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट काफ़ी जनरेट करती है और साथ में क्या है कि हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज भी काफ़ी मिलता है, ठीक है। It is the only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain, that is from raw material to the highest value added products। मतलब वो रॉ मटेरियल से लेके एंड का जो प्रोडक्ट्स है वहाँ तक वो टोटली सेल्फ रिलायंट है। उसको कहीं से और जगह से रॉ मटेरियल या और कोई मशीन को खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल के बारे में देखते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल क्या क्या है। इन एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वेर प्रोड्यूस विथ हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। आफ्टर द 18th century पावर लूम्स केम इनटू यूज, आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड a setback during the colonial period because they could not compete with the mill made cloth from ये तो तुम्हें हमने लास्ट चैप्टर में देखा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में कि कैसे इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पहले शुरुआत में बहुत इंडिपेंडेंट थी और वो हाथ से वीव करने का काम करते थे, लेकिन जब इंग्लैंड से मिल्स में बना हुआ क्लोथ आने लगा तो हम लोग compete नहीं कर पाए। In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belts of Maharashtra and Gujarat. Availability of raw cotton market, transport, including accessible port facilities, labor, moist climate, etc., contributed towards its localization. This industry has close links with agriculture and provides a living to farmers, cotton ball pluckers, and workers engaged in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring, and sewing. क्या होता है कि जो पहले पहले ऐसा होता था कि जो महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन जहाँ ग्रो होता है वहीं पर ये सब इंडस्ट्रीज आसपास रहती थी। अभी क्या है कि रॉ रॉ कॉटन जो मिलता है मार्केट भी अच्छे से मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटीज़ है, जिसके वजह से ये इंडस्ट्री काफ़ी स्प्रेड हुई है। दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक्स विथ एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर्स। ये क्या करती है कि जो ये जो इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट देती है, कॉटन बॉल प्लकर्स को, फिर वर्कर्स जो ये सब काम करते हैं जैसे गिनिंग, स्पीविंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड स्वीविंग, ये सब चीज़ों में। द इंडस्ट्री इज क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स मेनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल्स एंड डाइज, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। ये इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करती है। कैसे इंडस्ट्रीज जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, डाइंग यूज़ करते हैं, कलर करने वाली इंडस्ट्रीज़, फिर पैकेजिंग मटेरियल्स होता है उसको, या तो फिर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज होती है उसको भी, ठीक है। वाइल स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइनिंग ऑफ वीविंग इन कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा। इंडिया में क्या है कि वीविंग जनरली जो जो हाँ, स्पिनिंग है, स्पिनिंग टोटली फोकस्ड है महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में क्योंकि वहाँ पर कॉटन इजीली ग्रो होता है। लेकिन जो भी वीविंग के स्किल्स है, वीविंग के स्किल्स पूरे इंडिया में अलग अलग डिसेंट्रलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि अलग अलग कॉटेज इंडस्ट्री है, वहाँ पर अलग अलग तौर पे उसका वीविंग होता है, अलग अलग टाइप की साड़ियाँ बनती है, अलग अलग टाइप का एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है उस पर। इसलिए ये क्या होता है कि ये पूरा डिसेंट्रलाइज मतलब पूरे इंडिया में फैला हुआ है वीविंग इंडस्ट्री, ठीक है। इंडिया has world class production in spinning but weaving supplies of low quality of fabric as it cannot use much of the high quality yarn produced in the country. Weaving is done by handloom, powerloom and in mills.
द हैंडस्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू व्यूअर्स इन देयर होम्स एज अ कॉटन इंडस्ट्री। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान। अदर इंपोर्टेंस ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। इंडिया जो वीव किया हुआ पूरा यार्न होता है वो ये सब कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। वी हैव लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। आवर स्पिनिंग मिल्स आर कॉम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर्स वी प्रोड्यूस। क्या होता है कि हमारा पूरे वर्ल्ड मार्केट में हमारा कॉटन जो होता है, कॉटन यान है, वो काफ़ी यानी वो काफ़ी बड़ा स्टेक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वो कॉटन यान होता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, क्योंकि वो जो पूरा फाइबर होता है उसको हम बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। द वीविंग, नीटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैनॉट यूज़ मच ऑफ द हाई क्वालिटी यान दैट is produced in this country. There are some large and modern factories in these segments, but next page पे आ जाओ। most of the production is in fragmented small units which cater to local market। मतलब क्या है कि ये जो हाई क्वालिटी का हम जो यूज़ मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं जो यान, वो वीविंग इंडस्ट्री में इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि वो वीविंग इंडस्ट्री इसका ढंग से यूज़ नहीं कर पाती, इसलिए हम इसको ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट करने से एक फ़ायदा होता है कि फ़ॉरेन करेंसी हमें मिल रहा है, ठीक है। This mismatch is a major drawback for the industry. As a result, many of our spinners export cotton yarn while apparel garment manufacturer have to import fabric। मतलब क्या होगा कि हमारे जो स्पिन करते हैं यान को, वो यान बहुत ही हाई क्वालिटी का है, तो हमें वो एक्सपोर्ट कर देना पड़ता है। जबकि जो हमारे वीवर्स है उन्हें उनके क्वालिटी के लिए जो भी गारमेंट्स चाहिए उसके लिए हमें वो सब पूरा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक मिसमैच है हमारे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट, वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू improve our weaving sector instead of exporting yarn in large quantities? Although we have made significant increase in production of good quality of long staple cotton, the need to import is still felt. Power supply is erratic and machinery needs to be upgraded in weaving and processing sectors in particular. Other problems are low output of labor and stiff competition with the synthetic fiber industry। मतलब क्या है कि हमारा जो कॉटन है वो क्यों हमें एक्सपोर्ट कर देना पड़ता है? क्योंकि हमारा जो वीविंग इंडस्ट्री है, वीविंग और प्रोसेसिंग सेक्टर्स है, वो लोग इसका यूज़ नहीं कर पाते इतना अच्छा कॉटन का। वहाँ पर सब जो प्रॉब्लम्स है वो सब हमें सॉल्व करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जूट टेक्सटाइल्स। जूट टेक्सटाइल्स मतलब हम ब्राउन कलर की वो थैली नहीं आती, वो थैली को जो उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम जूट कहते हैं, ठीक है। India is the largest producer of raw jute and jute goods and stands at second place as an exporter after Bangladesh. Mostly of the mills are located in West Bengal, mainly along the banks of the Hooghly River in narrow belt। मतलब क्या होता है कि जूट जो इंडस्ट्री है उसमें इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है आफ्टर बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल के पास जो हुगली रिवर है वहाँ पर वो जूट इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर सेटअप हुई है। क्यों? क्योंकि जूट इंडस्ट्रीज़ को पानी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, इसलिए हुगली रिवर से पानी इजीली मिल जाएगा। Factors responsible for the location in the Hooghly Basin are proximity of the jute producing areas, inexpensive water transport supported by a good network of railways, roadways and waterways to facilitate movement of raw material to the mills, abundant water for processing raw jute, cheap labor from West Bengal and adjoining states of Bihar, Odisha and Uttar Pradesh। ठीक है, क्यों जूट्स की लोकेशन यहाँ पर क्यों सेटअप हुई? तो उसका मेन क्योंकि वहाँ पर जूट प्रोड्यूस इजीली होता है, पानी इजीली मिल जाता है, पानी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और एक अच्छा रेलवेज, रोडवेज और वाटरवेज का नेटवर्क भी बना हुआ है जो ट्रांसपोर्ट में काम आता है। और एबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट प्रोडक्शन के लिए मैंने कहा कि जूट प्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। चीप लेबर मिल जाता है, वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे ओवर पॉपुलेटेड जो भी स्टेट्स हैं वहाँ से चीप लोग जो लोग चीपली काम करते हैं वो लोग इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। Kolkata as a large urban center provides banking, insurance and port facilities for export of jute goods। कोलकाता एक बड़ा अर्बन सेंटर बन गया है कि जो जूट्स के लिए बैंकिंग, इंश्योरेंस और ऐसी सब फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री इंक्लूड स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स एंड फ्रॉम अदर कंपटीटर्स लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपाइंस, Egypt and Thailand। However, the internal demand has been on increase due to the government policy of mandatory use of jute packaging। To stimulate demand, the products need to be
diversified. The main markets are USA, Canada, Ghana, Saudi Arabia, UK and Australia. The growing global concern for environmental friendly biodegradable materials has once again opened the opportunity for jute products. क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है ना, सिंथेटिक फाइबर का सिंथेटिक फाइबर जूट इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा कंपटीशन है. क्यों? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जूट से ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता. मतलब वो क्या होता है कि वो इतना इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होता, जिसके वजह से क्या होता है कि जो जूट इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री अभी फिर से उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है. बाहर, इंडिया के बाहर सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा होता है, लेकिन इंडिया के अंदर जूट पैकेजिंग का जो कंपलसरी है, इसके वजह से जूट इंडस्ट्री का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. ठीक है, हम नेक्स्ट शुगर इंडस्ट्री देखते हैं. इंडिया स्टैंड सेकंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी. क्या होता है कि इंडिया ना सेकंड वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री है. द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्रीज बल्कि एंड इन हॉलाज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस. द मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश. 60% मिल्स इन आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार. दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, सो इट इज़ आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर. क्या होता है कि जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो ये सब स्टेट्स में ज़्यादा फिक्स्ड है, लेकिन ज़्यादातर वो उत्तर प्रदेश और बिहार में इसलिए फिक्स्ड है क्योंकि आसपास शुगर काफ़ी इजीली ग्रो होता है. इसलिए क्योंकि शुगर केन इजीली ग्रो होता है. शुगर के लिए मेन रॉ मटेरियल ही शुगर केन है, इसलिए. ठीक है, इन रिसेंट ईयर्स देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कॉन्सेंट्रेट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली इन महाराष्ट्र. दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूस हियर हैज़ अ हायर सुक्रोज कंटेंट. जो शुगर केन जो महाराष्ट्र में ग्रो होती है, उसका जो सुक्रोज कंटेंट, मतलब सुक्रोज मतलब जो शुगर केन में से जो जूस निकाला जाता है उसको हम सुक्रोज कहते हैं. वो सुक्रोज काफ़ी ज़्यादा निकलता है कंपैरेटिवली अदर शुगर केन जो ग्रो होता है अदर स्टेट्स में. उसके कंपैरिजन में महाराष्ट्र का जो शुगर केन होता है वो सुक्रोज ज़्यादा देता है. इसलिए महाराष्ट्र में काफ़ी अभी नए नए काफ़ी शुगर केन मिल्स शुगर मैन्युफैक्चरिंग मिल्स यहाँ पर सेटअप हो रही है. ठीक है. Moreover, the cooperatives are more successful in these states. Major challenges include the seasonal nature of the industry, old and inefficient methods of production, transport delay in reaching cane to factories, and the need to maximize the use of bagasse. क्या होता है कि मेजर चैलेंजेस क्या क्या है, तो सबसे पहली चीज़ तो सीजनल नेचर होता है. हमने देखा था कि शुगर केन विंटर में ही ज़्यादा हार्वेस्ट होता है, बाकी सब सीजन्स में शुगर इंडस्ट्री को, यानी शुगर इंडस्ट्री में काम इतना ज़्यादा होता नहीं है. ठीक है. ओल्ड एंड एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के मेथड्स है शुगर केन प्रोडक्शन के, वो बहुत ही पुराने हैं. ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज. कई बार क्या होता है कि जो शुगर केन जो हार्वेस्ट होती है वो हार्वेस्ट होकर ट्रांसपोर्ट कर जाती है जो शुगर केन मिल्स में, वो काफ़ी लेट पहुंचती है कंपैरेटिवली जब उनको ज़रूरत होती है तब. और एक ट्रांसपोर्ट डिले में क्या होता है पता है, कई बार क्या होता है कि लोग शुगर केन का जूस निकाल लेते हैं, वो सुक्रोज निकाल के उसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो सुक्रोज अगर निकाला जाता है तो वो ड्राई हो जाता है कई बार, यानी उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है. ये भी एक चैलेंज फेस होता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डिले के वजह से. ठीक है. नेक्स्ट, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. हाँ, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन मैं वो लेक्चर भी इसमें ही कंबाइन कर दूंगा. ऑलराइट. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री होती है कि जिसका रॉ मटेरियल अर्थ से निकाला जाता है, या तो वो प्योर मेटल होगा, या तो फिर वो ओर होगा, या तो फिर कोई मिक्सचर होगा. ठीक है. तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में पेज नंबर 69 पे हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखते हैं. ठीक है. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्रीज इन ऑल अदर इंडस्ट्री. हैवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी. स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स. क्या होता है कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो बेसिक इंडस्ट्री को क्यों माना जाता है, क्योंकि जो मशीन्स हम बना रहे हैं दूसरी इंडस्ट्री के लिए, वो इंडस्ट्रीज़ के लिए वो मशीन्स के लिए
आयरन सबसे बेसिक रॉ मटेरियल है, तो आयरन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, वो बेसिक इंडस्ट्री हो गई। स्टील की ज़रूरत क्यों होती है कि अलग अलग जो गुड्स है, जैसे साइंटिफिक गुड्स है, डिफेंस मटेरियल है, टेलीफोन मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, ये सब चीज़ों में स्टील का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज़ ऑफन रिगार्डेड एज एन इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। Iron and steel is a heavy industry because all the raw materials as well as finished goods are heavy and bulky, entailing heavy transportation costs. क्या होता है कि स्टील स्टील का जो प्रोडक्शन होता है वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि बाकी सब इंडस्ट्रीज़ है वो तभी सेटअप की जा सकती है अगर स्टील और आयरन का प्रोडक्शन इतना अच्छे से होगा, तो ही वो लोग अपने मशीन सेटअप कर सकेंगे। आयरन और coking coal and limestone are required in the ratio of approximately 4:1. Some quantities of manganese are also required to harden the steel. Where should the steel plants be ideally located? Remember that the finished products also need an efficient transport network for their distribution to the markets and consumer. अगर एक स्टील बनाना हो तो आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन, मतलब आयरन और आयरन का जो ओर है वो, फिर कोकिंग कोल मतलब हम जो कोलसा कहते हैं वो, और लाइम स्टोन मतलब जो चूना होता है वो, ये 4:1 के रेशियो में अगर मिक्स करे तो ही स्टील बनता है। ठीक है। इन 2018 विथ 106 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन, इंडिया रैंक सेकंड अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। इन 2018 पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ द steel in the country was only around 70.9 kg per annum against the world average of 225.5 kg। मतलब ये यहाँ पर सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 2018 में इंडिया ने कितना मिलियन टन्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन किया और कितना इंडिया का यूसेज हुआ। ठीक है। नंबर 71 देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट द स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAIL। SAIL नाम की जो अथॉरिटी है वो वहीं से पूरा स्टील का बेचना और ख़रीदने का काम होता है। ठीक है। इन द 1950s चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। टुडे चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। चाइना इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। चाइना वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है स्टील का। ठीक है। Chota Nagpur Plateau region has the maximum concentration of iron and steel industries. It is largely because of the relative advantages that this region has for the development of this industry. क्या है कि छोटा नागपुर जो प्लेटो एरिया हम कहते हैं वो आयरन और स्टील के आयरन और स्टील से सबसे ज़्यादा भरे हुए इंडस्ट्रीज से बना हुआ है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट काफ़ी इजीली पॉसिबल हो सकता है। दिस इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन और हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स इन प्रॉक्सिमिटी, चीप लेबर एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लो कॉस्ट का हमें आयरन और मिल जाता है, हाई ग्रेड का रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं, आराम से चीप लेबर मिल जाता है और साथ में हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स भी मिल जाते हैं। ठीक है। थ्रू दो इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू। क्यों? इंडिया काफ़ी बड़ा प्रोड्यूसर है स्टील का, लेकिन हम हमारे फुल पोटेंशियल पे क्यों काम नहीं कर पाते? क्योंकि उसके रीजंस है। पहला, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। जो कोकिंग कोल है उसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो मज़दूर है जो काम करते हैं वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सब एनर्जी का सप्लाई इतना अच्छे से नहीं है। पुअर, और चौथा पॉइंट है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। ये शायद एक मार्क के लिए आपको क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, क्यों इंडिया आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग के लिए इंपॉर्टेंट कंट्री लेकिन फिर भी हम नंबर 1 पे क्यों नहीं है। ठीक है। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज, हाउएवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड। ठीक है। हम लोग स्टील भी अदर दूसरे कंट्रीज से हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है स्टील का वो काफ़ी यानी वो इनफ है कि पूरे कंट्री में जो स्टील चाहिए वो हम सप्लाई कर सकते हैं। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद एफर्ट्स टू प्राइवेट एंटरप्रेनर्स। क्या है कि FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज या फॉरेन कोई इंडिविजुअल जो इन्वेस्ट करता है इंडिया में, तो वो इन्वेस्ट करके जो इंडिया के आयरन स्टील इंडस्ट्री उसको काफ़ी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। ठीक है। देयर इज़ अ नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली। हमें ऐसे रिसर्च और डेवलपमेंट भी करने की ज़रूरत है कि जिससे
स्टील प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हो कंपैरेटिवली चाइना से हम आगे भी शायद ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। इट इज लाइट, रेजिस्टेंट टू करोजन, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मैलिएबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्सड विद अदर मेटल्स। एल्यूमिनियम एक इम्पॉर्टेंट मेटल है, क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम के यहाँ पर सब जो भी उसके अलग अलग फीचर्स दिए, जैसे कि वो काफ़ी लाइट होता है कंपैरेटिवली, आयरन एल्यूमिनियम काफ़ी लाइट होता है, रेजिस्टेंट टू करोजन, कभी उसको जंग नहीं लगता है, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एल्यूमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर कुछ तुम्हें सपोज़ कुकिंग के लिए यूज़ करना हो तो आयरन या स्टील इक्विपमेंट से तुम एल्यूमिनियम इक्विपमेंट ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैलिएबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्सड विद अदर मेटल्स। मैलिएबल मतलब उसको तुम छोटे तुम आराम से तोड़ के अलग शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ मिक्सड विद अदर मेटल्स। अगर दूसरे कोई मेटल्स से उसको मिक्स कर दोगे तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स एंड वायर्स। इट इज़ गेन्ड पॉपुलरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। एल्यूमिनियम, नेक्स्ट पेज देखते हैं। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। Bauxite, the raw material used in the smelters, is very bulky, dark reddish colored rock. The flowchart given below shows the process of manufacturing aluminum. Regular supply of electricity and an assured source of raw material at minimum cost are two prime factors for location of the industry. Aluminum बॉक्साइट ओर होता है, बॉक्साइट ओर से हम एल्यूमिनियम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो नीचे फिगर में दिया है, मैं आपको फिगर समझाता हूँ। लेकिन पहले एक चीज़ समझो कि इलेक्ट्रिसिटी का रेगुलर सप्लाई चाहिए और साथ में क्या है कि रॉ मटेरियल का भी एक एश्योर्ड सोर्स चाहिए, तो ही एल्यूमिनियम इजीली एक्सट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। ये आप फिगर देखो, अभी फिगर 6.8 क्या होता है कि बॉक्साइट जो रॉ मटेरियल होता है वो बॉक्साइट क्वारी, मतलब ऐसा एक माइन होता है जहाँ पर बॉक्साइट की खुदाई होती है, वहाँ से बॉक्साइट का के रॉक्स निकाले जाते हैं। एल्यूमिना बॉक्साइट क्रश एंड एल्यूमिना डिसॉल्व आउट, मतलब क्या होता है कि जो बॉक्साइट जो जो रॉक होता है उसको क्रश किया जाता है और गर्म करके वहाँ से एल्यूमिनियम है, वो एल्यूमिनियम का एक इम्प्योर फॉर्म होता है, उसको लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। फिर बल्क और शिफ्ट टू साइट ऑफ स्मेल्टर, मतलब क्या होता है कि जो ओर होता है उसको स्मेल्टर की साइट होती है वहाँ पर शिफ्ट करते हैं। कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम अ रिफाइनरी, पिच फ्रॉम कोलरी, यानी ये सब चीज़ें ये प्रोसेस करके एंड में क्या होता है कि एल्यूमिनियम स्मेल्टर, मतलब मेल्ट करने वाला जो एल्यूमिनियम का जो भी हम भट्टी कहते हैं ना, वो भट्टी में मेल्ट करते हैं और वहाँ से एल्यूमिना से हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। इट कंप्राइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स। केमिकल इंडस्ट्री है इंडिया में, वो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दोनों जगह पाई जाती है, और मेनली उसमें क्या है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर्स में ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। Inorganic chemicals include sulfuric acid used to manufacture fertilizers, synthetic fibers, plastics, adhesives, paints, dyes, stuff, nitric acid, alkalis, soda ash used to make glass, soaps and detergents, and caustic soda. These industries are widely spread all over the country. मतलब जो जो भी स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ इंडिया में है उनका मोस्टली केमिकल इंडस्ट्रीज़ में फोकस यही सब होता है कि फर्टिलाइज़र्स है, सिंथेटिक फाइबर्स है, प्लास्टिक्स है, एडेसिव्स और पेंट्स और डाई स्टफ्स है ये। फिर थोड़ा मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में नाइट्रिक एसिड, अल्कली, सोडा एश जैसे यूजेस में भी ज़्यादा होता है। वाई डू थिंक इट इज़ सो, मतलब क्यों होता है ये? ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, डाई स्टफ्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। Organic chemical plants are located near oil refineries और petrochemicals, मतलब ऑर्गेनिक जो भी केमिकल्स है उससे हम क्या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, पेट्रोकेमिकल, जो मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ्स, ये सब चीज़ों में। द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेस टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर, डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट्स। मतलब हाँ,
तो ठीक है, तो केमिकल इंडस्ट्री का सबसे मेन एप्लीकेशन क्या है कि केमिकल इंडस्ट्रीज ही केमिकल इंडस्ट्रीज़ के सबसे बड़े यूज़र्स है। क्यों? क्योंकि इस केमिकल्स या तो फर्दर प्रोसेस होते हैं दूसरे केमिकल्स बनाने में, या तो फिर वही केमिकल्स इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आगे फॉरवर्ड होता है। ठीक है, हम फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री देखें। फर्टिलाइज़र तो आपने सुना होगा कि कैसे जो भी फार्मिंग है, सॉइल की जो क्वालिटी अच्छी करने के लिए या तो फिर क्रॉप का हार्वेस्ट बढ़ाने के लिए सॉइल के अंदर जो भी पाउडर या लिक्विड फॉर्म में जो इंसर्ट किया जाता है वो फर्टिलाइज़र है। ठीक है, द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, मेनली यूरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर विच हैव अ combination of nitrogen, potassium and potash. The third, potash is currently entirely imported as the country does not have reserves of commercially usable potash or potassium compounds in any form. मतलब पोटेशियम हमारे इंडिया में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, यानी पोटेशियम और पोटैश है उसको हम टोटली इंपोर्ट करते हैं बाहर के कंट्रीज से। ठीक है, आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स आर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। मेनली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का काम यही होता है कि जो भी फार्मर्स है उनको सप्लाई करो फर्टिलाइजर्स कम रेट्स में, जिसके वजह से उनका हार्वेस्ट ज़्यादा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? कंस्ट्रक्शन के लिए ये वही चीज़ दिया गया है। सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड फॉर अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्क एंड हेवी रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम. Coal and electric power are needed apart from rail transportation. The industry has strategically located plants in Gujarat that have suitable access to the market in the Gulf countries. गल्फ़ कंट्रीज़ क्यों? क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ में है ना कंस्ट्रक्शन हमेशा कोई ना कोई टाइप का कंस्ट्रक्शन चालू ही होता है, इसलिए सीमेंट इंडस्ट्रीज़ गुजरात में ऐसे जगह पे फिक्स्ड है जहाँ से गल्फ़ कंट्रीज़ का एक्सेस इजीली हो, यानी हमें एक्सपोर्ट करना हो गल्फ़ कंट्रीज़ में तो हम इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन चेन्नई इन 1904. आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपांडेड. Improvement in the quality has found the producer readily available market in East India, East Asia, Middle East, Africa and South Asia. Apart from large demand where the country within the country, this industry is doing well in terms of production as well as export. Efforts are being made to generate adequate domestic demand and supply in order to sustain this industry. हमारी जो सीमेंट इंडस्ट्री है ना वो काफ़ी अच्छा इंडिया में बेचने के लिए भी सीमेंट बनाती है और साथ में एक्सपोर्ट भी बाहर करती है, यानी सीमेंट इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा कमा रही है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट हम देते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब सिंपल जो व्हीकल्स बनाने की इंडस्ट्री होती है वो। ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स. ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया at various centers. After liberalization, the coming in of the new and contemporary models stimulated the demand for vehicles in the market, which led to the healthy growth of the industry, including passenger cars, two and three wheelers. The industry is located around Delhi, Gurugram, Mumbai, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, Indore, Hyderabad, Jamshedpur and Mangalore. यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस कुछ है नहीं कि ऑटोमोबाइल कैसे करते हैं, कि हमें व्हीकल्स प्रोवाइड करती है। व्हीकल्स का यूज़ होता है कि ट्रांसपोर्ट में और पैसेंजर्स को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में, कभी हमारे खुद के पर्सनल व्हीकल्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इसका, ये चैप्टर का, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, क्योंकि इस पर जनरली शॉर्ट नोट आती है एग्जाम में। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर्स टू टेलीविजन, टेलीफोन्स, सर्कुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रेडार्स, कंप्यूटर्स एंड मेनी अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। यानी टेलीफोन और कम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है उसको हम टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री कहते हैं। उसके लिए जनरली कंप्यूटर्स और टेलीफोन्स, टेलीग्राम्स और टेलीफोन्स के जो वायर्स और ये सब चीज़ें ही वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, बेंगलुरु हैज़ इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया. अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बतूर. द मेजर इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन इज एट बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे. अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. क्यों? क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसको हम आईटी कहते हैं वो कंटिन्यूसली डेवलपमेंट में होता है, उसके में नए नए जो भी यानी नए नए रिसर्च होती है, उस पर नए नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, नया नया सॉफ्टवेयर बनता है। तो ये जो इंडस्ट्री है ये मेनली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी सब बहुत काम आती है। ठीक है, द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर इज़ द की टू सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज इन इंडिया. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसे ग्रो होगा वैसे ही आईटी इंडस्ट्री ग्रो होगी इंडिया में. ठीक है,
नेक्स्ट है ना इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अभी इंडस्ट्रीज कैसे पोल्यूट करती है हमारे एनवायरनमेंट को, उसके ऊपर ही है। अभी देखो इसमें है ना अलग अलग चीज़ें, जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, थर्मल पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है। ये शायद आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए अलग अलग से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का एक बड़ा शॉर्ट नोट कभी नहीं आएगा, लेकिन आप ये चीज़ देखना कि एयर पोल्यूशन या तो फिर ये जो दूसरे पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, थर्मल पोल्यूशन, ये सब चीज़ों के आपके लिए शॉर्ट नोट आ सकती है, तो इस पर काफ़ी फोकस करना, ठीक है। ऑल्दो इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द इंक्रीज इन पोल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर, एयर, नॉइज एंड रिजल्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट दैट दे हैव कॉज्ड कैनॉट बी ओवरलुक्ड। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज 4 टाइप के पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा? एयर, वाटर, लैंड और नॉइज, ठीक है। द पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स यानी ऐसे जो पावर प्लांट्स जो न्यूक्लियर पावर से या तो फिर हीट से जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो थर्मल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम पहली चीज़ देखेंगे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोक्साइड। एयरबोर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, ब्रेज, मिस्ट एंड स्मोक। एयर पोल्यूशन में जब सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड जैसे गैसेस रिलीज होते हैं कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री से, तो एयर को काफ़ी पोल्यूट करता है, ठीक है। और उसमें से कई बार ऐसा होता है कि कई छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, वो भी जैसे कि स्मोक है, एयर है, डस्ट है, ये सब चीज़ें भी एयर को पॉल्यूट करते हैं। स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल and paper factories, brick kilns, refineries and smelting plants, and burning of fossil fuels in big and small factories that ignore pollution norms. Smoke कैसे रिलीज होता है कि पेपर फैक्ट्रीज है, या तो फिर ब्रिक किल्स मतलब जो ईंट बनाने वाली फैक्ट्रीज है, जो रिफाइनरीज है जहाँ पर हम पेट्रोल का प्रोडक्शन करते हैं, स्मेल्टिंग प्लांट्स है जैसे हम एल्यूमिनियम, आयरन और स्टील का स्मेल्टिंग देखा था, वो ये सब इंडस्ट्रीज है, ये सब एयर पोल्यूशन में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से स्मोक रिलीज होता है, ठीक है। टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी हैजार्डस विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। टॉक्सिक गैस लीक यानी अगर गैस अगर लीक होता है और अगर फैल गया जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया में, तो लोगों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। आर यू अवेयर ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी दैट अकर? एयर पोल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड एटमोसफियर एज अ होल। एटमोसफियर को और हमारे हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन है भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। भोपाल में एक इंडस्ट्री है जहाँ पर एक हार्मफुल केमिकल, एक पॉइजनस केमिकल लीक हो गया था, जिसके वजह से काफ़ी सारे लोग एक साथ मर गए थे और काफ़ी सारे लोगों को ऐसी यानी हेल्थ को काफ़ी हैज़ार्ड भी हुआ था। वो आप गूगल पे सर्च करना, आपको उसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। द मेन कल्प्रिट्स इन दिस रिगार्ड आर पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग, petroleum refineries, tanneries, and electroplating industries that let out dyes, detergents, acids, salts, and heavy metals like lead and mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastics, and rubber, etc. into the water bodies. मतलब क्या है कि वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है? या तो जो पेपर, पल्प और केमिकल है जैसे इंडस्ट्रीज़ है, या तो फिर डाइंग की, कलर की इंडस्ट्रीज़ है, वो सब केमिकल्स रिलीज़ करते हैं वाटर में। या तो फिर मेटल के इंडस्ट्रीज़ है जिसमें से सिंथेटिक केमिकल्स जैसे कार्बन है, प्लास्टिक है, रबर है, ये सब जब पानी में जाता है तो तो जो पानी की पॉल्यूशन, पानी का पॉल्यूशन बढ़ता है, ठीक है। फ्लाई ऐश, फॉस्फो, जिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मल पॉल्यूशन। Thermal pollution of water occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into rivers and ponds before cooling. What would be the effect on aquatic life? अगर पानी गर्म हो, गर्म पानी अगर हमने रिवर्स, पॉन्ड्स या लेक्स में छोड़ दिया तो उसकी एक्वाटिक लाइफ पे इफेक्ट क्या होगी? वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट एंड मिसकैरेजेस। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। मतलब क्या होता है कि अगर पानी में हम ऐसे हार्मफुल केमिकल्स या तो फिर अगर गर्म पानी हो या तो फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का पानी अगर हम छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा कि सॉइल भी ख़राब, आसपास की सॉइल भी ख़राब हो सकती है। और अगर सपोज़ वो लेक या पॉन्ड का पानी अगर पीने में कोई यूज़ करता है तो उनको भी डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। डंपिंग ऑफ वेस्ट, स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकेजिंग, सॉल्ट्स एंड garbage render the soil useless. Rainwater percolates to the soil carrying the pollutants to the ground, and the groundwater also gets
कंटेमिनेटेड। जब हम लैंड पे ये सब चीज़ें छोड़ते हैं तो रेन वाटर गिरेगा, रेन वाटर वो पूरे जो पॉल्यूटेंट्स है उसको अपने अंदर सोक कर लेगा, और फिर जब वो सॉइल में जाएगा तो सॉइल पोल्यूट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम नॉइज़ पोल्यूशन देखते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट्स इन इरिटेशन एंड एंगर, इट कैन ऑल्सो कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर अमॉन्ग अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। अगर तुम कोई इंडस्ट्रियल एरिया में जाओ तो वहाँ पर नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसके आसपास रहने वाले पब्लिक को सिर्फ इरिटेशन और एंकर नहीं होता, उसके वजह से हियरिंग भी तुम्हारा हियरिंग भी कम हो सकता है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेस। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर, सॉस एंड pneumatic एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ नॉइज़। ये सब चीज़ें नॉइज़ पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, यानी एनवायरनमेंट जो ख़राब हो रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। ये भी पूरे एक शॉर्ट नोट आ सकते हैं, हाउ कैन वी कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन थ्रू डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पोल्यूट्स 8 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस? सम सजेशन आज इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज जो फ्रेश वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। मिनिमाइजिंग यूज़ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकल इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। अगर वाटर का कुछ यूज़ होता है तो फिर उसको रीयूज़ करते रहना, उसको रिसाइकल करते रहना है, ठीक है। तो कम कम पानी यूज़ होगा बाहर का, समझ में आया। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कई सारे चीज़ें होते हैं, लोग टंकियाँ घर पे बनाते हैं या तो फिर ग्राउंड में बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो रेन वाटर वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, तो उसको हार्वेस्ट करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा कि बाहर का पानी हमें कम यूज़ करना पड़ेगा। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 फेजेस। अगर हॉट वाटर और जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मतलब इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स जो हम पानी में छोड़ रहे हैं उसको हम कैसे रोक सकते हैं। पहली चीज़, प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स, दिस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोक्यूकेशन एंड सेडिमेंटेशन। मतलब जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है उनको क्या है, पहले तो उनका स्क्रीनिंग करना है, उतना देखना है कि कितना पोल्यूशन है उसमें। ग्राइंडिंग, उसको टोटली ग्राइंड कर दो, जितना हो सके उतना फाइन कर दो उसको। फ्लॉक्यूलेशन मतलब उसमें से हो सके उतने केमिकल्स बाहर निकाल लो। और सेडिमेंटेशन यानी उसके अगर छोटे छोटे टुकड़े भी रह गए हैं तो भी उनको टोटली उन्हें पाउडर फॉर्म में या तो फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस से उसकी ट्रीटमेंट करना है। और टर्शियर ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर का रिसाइकलिंग करना भी एक मेथड है, ठीक है। ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स बाय इंडस्ट्री वेयर देयर इज अ थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑल्सो नीड्स टू बी रेगुलेटेड लीगली। मतलब क्या, हम जो ग्राउंड वाटर जो इंडस्ट्रीज जो उसका ओवर यूज़ कर रही है, ओवर ड्रॉ कर रही है उसको अभी एक चेक में रखना चाहिए, नहीं तो फिर ग्राउंड वाटर भी कम हो जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर्स। यानी जो भी एयर में अगर कोई ऐसा स्मोक या कुछ जा रहा है तो स्मोक स्टैक्स या तो फिर फैक्ट्रीज है उसको वो ऐसा कर सके कि स्मोक रिलीज़ ना हो एयर में, तो उसका भी हमें मतलब फोकस वहाँ पर भी रखना चाहिए, ठीक है। Particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestacks to factories with electrostatic precipitors, fabric fillers, scrubbers, and inertial separators. Smoke can reduce by using oil or gas instead of coal in factories. कोल के जगह ऑयल या गैस यूज़ करें तो स्मोक कम हो सकता है, ठीक है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर्स शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स। ऐसे नॉइज़ पोल्यूशन कम करने के लिए मशीनरी और इक्विपमेंट को ऐसे साइलेंसर्स लगा के यूज़ करना चाहिए। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइस। हर एक मशीनरी को हम रीडिज़ाइन कर सकते हैं कि उसमें जो भी नॉइज़ आ रहा है उसको हम साइलेंस कर सकते हैं, ठीक है। नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल में भी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज़ ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। अगर वहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोग वो लोग ईयर प्लग्स और ईयरफोन्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ एनवायरमेंटल कंसर्न्स। मतलब क्या है कि हमारा कंटिन्यूस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें चैलेंजेस क्या है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और साथ में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट जो लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी है वो चैप्टर हम देखेंगे, ठीक है।